हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू मिजो स्टडी वीडियो क्लासेस। तो भाई जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाली हुई है लॉज ऑफ मोशन। अब ये एक्चुअली हम चल रहे हैं, आज आप ये कह सकते हो कि हम फिज़िक्स के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। खूबसूरत इन द सेंस, अगर हम IIT JEE या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इस टॉपिक की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओनली देन वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। फाइन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जितना एलेबरेट और सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझा सकूँ। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ लॉस ऑफ मोशन तो फिर थोड़ा मुश्किल आएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सीख रहे हैं वो हम फिर आगे वर्क पर एनर्जी में यूज़ करेंगे, रोटेशनल मोशन में यूज़ करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी तक हमने किया था स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन। तो जब भी मोशन हो रहा था तो ऑब्वियसली इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। फाइन। वी वर नॉट डिस्कसिंग और एनालाइजिंग दैट फोर्स, हम उसको निग्लेक्ट कर रहे थे। हम सिर्फ जो आउटकम आ रहा था उसकी बात कर रहे थे। अब हम एक्चुअली उस कॉज की बात करना शुरू करेंगे। आइए इसको जरा इस तरीके से समझते हैं। मेरे पास में मान लीजिए ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये रुका हुआ था, ठीक? ओके। अब ये ऑब्जेक्ट राइट नाउ मूव तो नहीं कर रहा है। फाइन। अगर मैं चाहता हूं ये किसी भी डायरेक्शन में चले तो उसके लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए मैं अपने लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ के हल्का सा स्ट्रेट लाइन में चला रहा हूं। अब कौन चला रहा है उसको इग्नोर करके मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या हो रहा है। फाइन। चलिए इसको मैं फिर से यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं इसको एक प्लेन में चलाता हूँ। देखिए x में भी जा रहा है, निगेटिव y में भी जा रहा है। तो प्लेन में मोशन हो रहा था, मैंने उसको एनालाइज कर लिया, लेकिन कौन मोशन करा रहा वो मैंने एनालाइज नहीं किया, ठीक? बट नाउ आई एम स्विचिंग माई फोकस ऑन टू द कॉज कि भाई ये मोशन करा कौन रहा था, एक्चुअली क्या हो रहा था, ठीक? तो सिंपल सा आंसर आएगा आपका कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो केवल और केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है और वो है फोर्स, ठीक है? स्टूडेंट्स, इन मेनी बुक्स even at this level it is mentioned that there are so many forces. Fine. Gravitational force, mechanical force, nuclear force, electrical force, so on so forth. फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फाइन। तो थोड़ा सा हम इसको एलेबरेट कर लेते हैं, हमें टॉपिक को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो चलिए अगर हम एक क्लासिफिकेशन फोर्सेस का करें, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रिक्ट सा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहा हूं फोर्स के, ठीक है? तो आइए इसको थोड़ा सा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यू कैन से डिफिकल्ट एस्पेक्ट की तरफ ले जाएं, ठीक है? तो चलिए हम फोर्स की बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए देखते हैं। ये मैंने होल्डर लिया और इसको यहां छोड़ दिया, ये चिपक गया है। कैसे वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन अगर मैं इसको यहां कर दूं तो आप देखो अपने आप गिरते जा रहा है, ठीक है? अगर मैं इस चौक के पीस को यहाँ पे रखूं तो अपने आप नीचे गिरेगा। मतलब एक ग्रेविटेशनल पुल है जो एवरी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम सब एटॉमिक लेवल टिल योर दीज प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज। फाइन। दूसरा भाई आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, एक फोर्स आपका आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए एग्जांपल, इसमें पीछे एक मैग्नेट है और ये मेटल का है। वो मैग्नेट ये देखिए लगा हुआ है, वो इसको पकड़ रहा है,
तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक, तो भाई ये चार्जेस के ऊपर लगेगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक दैट। फिर आपका आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल है मेरे पास में फोर्स के, ठीक। एक्चुअली मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले इसलिए लिखा, बच्चे कई बारी बोलते हैं कि सर अगर न्यूटन के सर पे सेब ना गिरा होता, एप्पल नहीं गिरा होता, तो ये सब कुछ नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाज द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल कि भाई न्यूटन के कहते हैं गिरा, और उन्होंने सोचा कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, एंड देन ही स्टार्टेड एनालाइजिंग सो मेनी थिंग्स। फाइन, चलिए यहाँ पे हम अब जब लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस हमने डिफाइन किए, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये फोर्सेस कर क्या रहे हैं, हमारे लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमें जो है बेसिकली एक वो फोर्स एनालाइज करना है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। वो फिलहाल ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना तो इलेक्ट्रिक है, ना न्यूक्लियर है, लाइक दैट। फाइन, आइए मैं क्लासिफाई जरा कर दूं इसको। फोर्सेस, एक तो मैं कह सकता हूं कांटेक्ट फोर्स, ठीक। अब कांटेक्ट फोर्स में भाई क्या हुआ, मान लीजिए ये चॉक होल्डर है, इसमें थोड़ा पीछे मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैंने उसको यहां पे रख दिया, अब ये कांटेक्ट में है तभी ये इसके साथ में अटैच है। अगर मैं इसको चलाना चाहता हूं तो मुझे अपना हाथ, अपनी फिंगर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी तभी ये चलेगा, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, कई बारी क्या है कि सेकंड जो मैं कैटेगरी मेंशन करने जा रहा हूं वो है नॉन कांटेक्ट, जहां पे फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन फोर्स जो एजेंट अप्लाई कर रहा है उसके बीच और जो ऑब्जेक्ट जिस पे वो फोर्स काम कर रहा है, कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। चलिए थोड़ा सा चॉक का नुकसान करते हैं, चॉक छोड़िए। मान लीजिए मेरे पास एक ये रफ डस्टर है, ठीक है, और मैं इसको छोड़ता हूँ, विदाउट एनी डिफिकल्टी इट इज मूविंग डाउनवर्ड, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इसका और अर्थ का, ठीक है, जब तक ये नीचे नहीं आ गए, सरफेस पे नहीं गिरा, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो जो इन जनरल आपको ध्यान रखना है वो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनका नेचर क्या है, तो आप लोग बड़ा पिकुलियर सा आंसर देते हो जो कि करेक्ट नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल मेंशन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या फ्रिक्शन एक फोर्स है, क्या फ्रिक्शन फोर्स है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन आएगा आपसे कि इसका नेचर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका नेचर क्या है। मैं बोलूंगा अभी ये कांटेक्ट पे काम करेगा, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तभी ये फोर्स काम करेगा, लेकिन इसका नेचर कैसा है, कैसा है ये, न्यूक्लियर है, ग्रेविटेशनल है, क्या है ये? तो आंसर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। जी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फाइन, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये सब काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक नेचर का है इस फोर्स का। ठीक, जब हम फोर्स इस पे फ्रिक्शन पे आएंगे, अलग से मैं एक डिवोट करूंगा टाइम, तब इसके बारे में ज़्यादा प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। फाइन, अब इस टर्म के बाद जो चीज़ मुझे सबसे पहले आपको एलैबोरेट करनी चाहिए वो क्या है, वो उसकी बात मैं करता हूं। ठीक, नाउ ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया और यहां पे अटैच कर दिया फिर से। ठीक है, चलिए अब मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे तो ये चला, जब तक मैंने फोर्स लगाया, फोर्स हटाते ही ये रुक गया। मैं यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं,
क्या नाम है उस टर्म का? मैं कहना चाहता हूं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, अगर प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करें तो बच्चों मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं ठीक अगर पढ़ा रहा हूं तो आपका इनर्शिया होगा कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो आपका इनर्शिया होगा सोने का, ठीक है, टू स्लीप। इनर्शिया बेसिकली क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में उसकी जो स्टेट है रेस्ट या मोशन की, अनलेस एंड अनटिल आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी। इफ नो एक्सटर्नल, क्योंकि बच्चों इंटरनल फोर्सेस जो है ना वो यहां पे कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, हाल फिलहाल ऐसा समझिए आप। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acting, then state of rest or motion will not change। क्या हुआ? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली देन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल नॉट चेंज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फाइन, तो क्या मैं ये डिफाइन करूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, कह सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, और दूसरा मैं डिफाइन कर सकता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, और अगर ये चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। कैसे समझें इसको? इक्वेशन दिमाग में आता है। लेट्स से यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, फाइन, जगह नहीं मिली, मैं खड़ा हूं, एंड और इन अ मेट्रो ट्रेन इन दिल्ली से फॉर एग्जांपल, very crowded, so getting a proper sitting seat is almost impossible. I'm standing, fine, I'm in a standing position on the floor of the metro train or a bus. There is arrangement of rods, fine, or hanging, you can say, holders. If I'm holding that, fine. If I'm not holding that, and if the train is moving, what will happen? Due to any reason, if the driver applies suddenly brakes, तो क्या होता है भाई? हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मान लीजिए मैं बस में खड़ा हूँ, बस स्टॉप पे थी और मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहा हूँ, फाइन, नॉर्मली पीपल लव टू डू दैट, और मैंने उस मोबाइल को मैसेज पढ़ने के चक्कर में कुछ भी होल्ड नहीं कर रखा। ड्राइवर सडनली आता है, बस स्टार्ट करके चल देता है, मैं पीछे की तरफ गिरूंगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ध्यान से समझिए इसको, दोनों ही एग्जाम्पल इसमें हो रहे हैं। व्हेन द ट्रेन इज इन मोशन, this metro train is in motion, so my entire body is also moving in the forward direction or in the direction in which the train is moving, fine। जब ब्रेक सडनली लग गया तो जो पोर्शन बॉडी का ट्रेन के सरफेस के टच में है वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर हाफ पोर्शन ऑफ माय बॉडी इज स्टिल इन मोशन, तो क्या होगा कि मैं आगे की तरफ गिरूंगा। अच्छा, इस केस में देखिए, मैं खड़ा हुआ था आराम से, ठीक। अब जब सडनली ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया, चल पड़ा, तो जो पोर्शन मेरा बस के सरफेस के कांटेक्ट में है वो तो चल पड़ा, लेकिन ये पोर्शन रेस्ट में ही रहना चाहता है तो पीछे रह जाएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मुझे लगता है आप में से जिन लोगों का गांव से टच होगा या जिन्होंने कभी पेड़ पे फल देखे होंगे वो इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। लेट्स से इट्स अ सीजन वेयर फ्रूट्स लाइक मैंगोज और एप्पल्स दे आर ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अगर आप उनको हिट करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है
हैंगिंग फ्रूट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है, लेकिन जिस जॉइंट से वो अपने ट्री से कनेक्टेड है उसको आप हिट करके मूव करा देते हो, तो जो आपका फ्रूट है वो एज इट इज़ वहीं पे ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन में इसी का है। जब आप वॉशिंग मशीन में, हालांकि उसमें सर्कुलर मोशन लगता है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम करते हैं, लेकिन आइडिया यही है इनर्शिया का है, ठीक, जिसमें आप जिस ड्राई ड्रम में आप कपड़े डाल के सुखाते हो घुमा के। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन मैंने इनर्शिया का किया बच्चों, ये कुछ और नहीं है बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इट इज डिफाइंड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते देखा है या वो बोलते हैं कि जब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ है नहीं, तो हम क्यों फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं? क्या हमें कभी कोई क्वेश्चन इससे बेस पे मिलता है? मेरा आंसर है हाँ। ठीक है, आप इसको इतना सिंप्लीफाइड मत समझिए, इतना सिंपल मत समझिए कि इसको इग्नोर कर दीजिए। जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन हैं, whether you are in class 11th or 12th or pass out, whatever is mentioned in your books, it is not like that you should skip it. नहीं, हमें छोटी से छोटी बात जो मेंशन है हमारे सिलेबस में, हमारे बुक्स में, हमारे जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, हमें उस पर इक्वल फोकस करना है। हाँ, बाद में फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ कम इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों का क्लासिफिकेशन होता है। कम इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि भाई एक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चंस आते ही हैं। अब ये लॉज ऑफ मोशन आपका ऐसा ही टॉपिक है। एनी हाउ बाई मोल्डिंग और एनीथिंग लाइक दैट आपको क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए अब हुआ क्या, मान लीजिए इसी से अब स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास में एक ये ऑब्जेक्ट था, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को छोड़ा क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है, और ऑब्जेक्ट अब इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट अब मूव करने लग गया। तो मैं ये कहूँगा कि भाई एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा यहाँ से कह देते हैं जी F इज इक्वल टू ma करेक्ट। बेटा ऐसा नहीं है। हम जो शुरुआत करेंगे या जो इस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ठीक, चलिए एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिचुएशन है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। चलिए आइए समझते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो अब होगा क्या। भाई मान लीजिए वो रेस्ट से चलना शुरू करता है। मैं इस स्पेस का यूज कर रहा हूं, ठीक है, देखिए आप लोग, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मैं यहां पे लगा देता हूं एक्सक्लेमेशन का साइन। तो मान लीजिए वो रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है। ठीक, तो रेस्ट से चलने शुरू करने का मतलब है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली रिलेशन में मुझे लिखना चाहिए 0 प्लस ए टी। ठीक है, आइए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा था। अब आप कहोगे पहले से कैसे चल रहा था? चलिए एक काम करते हैं, जिस स्टूडियो में मैं ये शूट दे रहा हूं उसकी जो फ्लोर मुझे दिख रही है वो थोड़ा सा कर्व दिख रही है, टिल्टेड है, मेरी तरफ से उठी हुई है, और आगे स्टूडियो में जहाँ कैमरा पोजीशन है थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, अब अगर मैं इस सरफेस पे एक बॉल डाल दूँ तो क्या होगा? बॉल उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी जिधर स्लोप है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल इज एक्टिंग। ठीक, अच्छा अभी क्या हुआ कि ये बॉल चल ही रही थी, इसी बीच में बीच रास्ते में सडनली मैं गया आगे और मैंने अपने हाथ से भी इस बॉल को चलाना शुरू कर दिया, फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी बढ़ा दी। ठीक,
तो देखिए बॉल अपने आप ड्यू टू स्लोप जा रही थी, मान लीजिए u वेलोसिटी से। मैं जरा कलर चेंज करके इसको लिख देता हूं, ब्लू कलर से लिख देता हूं से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अब ये स्टोरी हो जाएगी, ये तो मेरा बेसिक रिजल्ट है मेरा, ठीक है। तो v प्राइम इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मैंने इसको प्राइम इसलिए कर दिया क्योंकि ये हमारा बेसिक रिजल्ट है, तो हमने v को डिफरेंस शो करने के लिए प्राइम लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखो ये वेलोसिटी u से v प्राइम क्यों हुई? क्योंकि एक फोर्स ने काम किया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फोर्स ने काम किया इसके ऊपर, उसके कारण इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई, तो मैं एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। मैं कहता हूं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई ये लीनियर मोमेंटम डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, हम जिन चीज़ों को फिजिक्स में एनालाइज करते हैं, हमारे पास वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमें विजिबल है और जिन पैरामीटर्स को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, हमें बेसिकली उनके टर्म्स में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई P जो होता है वो डिफाइन किया जाता है mv से। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इस रिलेशन पे। अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं बॉल को चलाने वाला, तो v बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। मैं और फोर्स को बढ़ाऊं तो v और बढ़ेगा। मास तो ऑब्जेक्ट का नहीं चेंज होगा, लेकिन भाई मास का वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन जो p है वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में मैं कुछ टाइम भी लगाऊंगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आई विल अप्लाई, आई विल टेक टू पुश द बॉल, फाइन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम वैसे ही इंक्रीज करना चाहिए। देखो भाई dt तो टाइम तो ऐसा फैक्टर है जिसको ना आप चेंज कर सकते हो, मैं चेंज कर सकता हूं, इसको तो सिर्फ ऑलमाइटी ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा इस स्पेस का यूज करते हैं और इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई dt mv, चल सकता है, ठीक है। आइए जरा यहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। कैसे? तो भाई इसको मैं लिख देता हूं v dm बाई dt। अगर मास वेरी कर रहा है तब के लिए, तो भाई फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, v dm बाई डी टी प्लस m dv बाई डी टी, हमें पता है कि ये और कुछ नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है। और इस एक्सेलरेशन का रीजन कौन है? तो ये वाला फोर्स है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं v dm बाई डी टी प्लस ma, ठीक है। अच्छा अभी जरा एक ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा मास है ऑब्जेक्ट का, वो तो रेस्ट मतलब फिक्स है। तो जब मास फिक्स है, कांस्टेंट है, तो dm बाई डी टी मेरा जीरो हो जाएगा। तो मुझे रिलेशन जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी, यही चलेगा, ठीक है, या F इज इक्वल टू m इंटू ए, फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले बोर्ड को साफ करेंगे, उसके बाद इसी रिलेशन के थ्रू आगे चलते चलेंगे। कुछ चीज़ें इनिशियली आपको बहुत आसान लगती हैं। अब अभी एक आध वीडियोस में मैं क्या करने वाला हूं कि जो लीनियर मोशन या मोशन इन प्लेन के जो सिचुएशंस हैं, उस पे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा।
आइडिया मेरा ये है कि किसी भी टॉपिक को वीडियो में शुरू करने से पहले ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 प्रॉब्लम हम पिछले किसी टॉपिक के बेस पे जरूर करें, क्योंकि फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की उतनी ही बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं इसको। एफ एम एलैबोरेट कर लेते हैं, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो इसको जीरो करके छोड़ दिया था, आप क्यों कर रहे हैं? एक बात समझ लीजिए, इसी चैप्टर में ही बेसिकली हम पढ़ेंगे रॉकेट मोशन को। मैं उन सारी सिचुएशंस को आपके सामने एलैबोरेट कर देना चाहता हूं जहां से हमारा सिलेबस चल रहा है एग्जाम का, जिस बाउंड्री को टच कर रहा है मैं पूरी इनिशियली आपको डिफाइन कर देना चाहता हूं, इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो मान लीजिए मेरे पास रॉकेट का मोशन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं इसको, और वो मुझे पढ़ना है जो कि थर्ड लॉ में पढ़ना ही पढ़ना है। तो बच्चों वहां पे ये जो आपका dm बाई dt है ये भी चेंज होता है। कैसे? अरे भाई टीवी पे आपने देखा ही होगा कि डिस्कवरी या कोई और कोलंबिया ऐसे कोई शटल जब जाते हैं या हमारा कंट्री अपना PSLV वगैरह लॉन्च करते हैं तो आपने देखा होगा रॉकेट में नॉर्मली लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, फाइन, लिक्विफाइड गैसेस। तो जब गैसेस बर्न आउट करती हैं तो रॉकेट का मास धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो क्या मास कांस्टेंट है? नहीं भाई, पूरे सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं है बल्कि रिड्यूस कर रहा है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फाइन, रॉकेट मोशन देन dm बाई dt नॉट जीरो, फाइन। बट राइट नाउ हमारे पास में ma है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, हमने समझा हुआ है, और हमारा जो ये फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी मास के साथ किया जा रहा है। तो क्या बिल्कुल इजी गोइंग मेथड में हमने सेकेंड लॉ अचीव कर लिया? यस, कर लिया। अभी तक हमने इसके बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन एटलीस्ट रिलेशन हमने समझ ली है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरी इंटायर स्टोरी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, फिर से एक बार रिकॉल करिए, उसका रेस्ट का इनर्शिया या मोशन का इनर्शिया आपने चेंज किया। भाई अगर चलते ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो रुकता भी तो है, चलते ऑब्जेक्ट पे और फोर्स लगा दो वेलोसिटी बढ़ती भी तो है, तो एक एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। ठीक, हमारे कोर्स में जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रखा गया है, चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो है हमारा फिक्स रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है, और इसका एक्सप्रेशन हमारा dv बाई dt या d2x बाई dt स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमें दो लॉ मिल गए, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ दिस मोशन। अच्छा, एक बार हम फिर से जरा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें कि ऑल दोज frame of references where the second law is applicable valid, they are inertial frame of references, fine। अब इन दोनों से हटके हमारे पास आता है थर्ड लॉ, ठीक है। मैं पूरी इंटायर आपको बेसिक चीजें पहले ही बता देना चाहता हूं। चलिए जरा इसके बारे में भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। थर्ड लॉ, अब बच्चों ये एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में हर कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ आई विल हिट एट योर, इफ आई विल स्लैप यू, आई विल ऑल्सो फील सम पेन इन माई हैंड, समथिंग लाइक दैट। हम थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एवरी एक्शन for every action there is equal and opposite
reaction. And if you are able to understand this law, you will gain a lot in your personal life. How? Okay, try to understand. मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो जितना ज़्यादा आप शाउट करोगे तो एक्शन रिएक्शन के कारण सामने वाला भी उतना ही चिल्लाएगा. तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इस लॉ के हिसाब से? काम डाउन, कूल डाउन. आप शांत हो जाओ. जब सामने वाले की एक्शन का कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा तो एक्शन भी मीनिंगलेस हो जाएगा. प्रैक्टिकल एग्जांपल. दूसरी चीज, जब हम स्टडी करेंगे कोलिजन को, when two objects are hitting each other, one is moving, say for example in this direction, another in this direction hitting, or in same direction, something like that, तो हमारा ये थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है. हालांकि वो कोलिजन इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, क्या है. अच्छा, इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है रॉकेट मोशन एंड जेट प्लेन मोशन. देखिएगा थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, मोशन ऑफ जेट प्लेन एंड मोशन of rocket are examples. कैसे भाई? चलिए, let's say you got an opportunity to visit United States of America. Nowadays all planes are jet planes. क्या करते हैं भाई ये? आपने देखा होगा 2 इंजन 4 इंजन ऐसे करके रहता है. तो आगे जो टरबाइन मशीन रहती है, जो एक फैन टाइप का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, वो क्या करता है? बहुत तेजी से एयर को सक करता है. और आपने उसका शेप देखा होगा, तो जो शेप होता है ब्लेड्स में जो लगा रहता है स्ट्रक्चर, वही इंजन होता है बेसिकली. तो उसका शेप बच्चों जो है वो कुछ इस टाइप से रहता है. ठीक है, लाइक दिस. अब यहाँ पे जो गैपिंग है ये बहुत नैरो हो जाती है. ठीक, तो यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ये सक करता है और पीछे से बड़े तेज वेलोसिटी के साथ में फेंकता है. एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन वैलिड होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी. तो दोनों तरफ का जो मास है यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वैलिड होनी चाहिए. तो भाई A2V2 इज इक्वल टू A1V1 ऐसा होता है. तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो V2 आपका मिलेगा A1V1 अपॉन A2. ठीक है, ये थर्ड लॉ का प्रिंसिपल है. ये शक करके पीछे की तरफ फेंकता है, ये एक्शन हुआ. इसका रिएक्शन क्या हुआ कि जो गैसेस इजेक्ट आउट कर रही हैं बैक साइड में, वो प्लेन को आगे की तरफ पुश करेंगी. आपने देखा होगा कि आजकल जो एयरलाइंस प्लेन्स चल रहे हैं उनमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि वो पीछे चले जाएं. ठीक है ना, उसको एक मैकेनिज्म रहता है, ट्रैक्टर और समथिंग, वो उसको पीछे की तरफ लेके जाता है. दूसरा भाई रॉकेट का मोशन, तो कहीं ना कहीं जो ये जेट प्लेन का, जेट इंजन का मोशन है, वही रॉकेट का मोशन भी डिफाइन होता है. कैसे डिफाइन होता है? तो भाई रॉकेट में क्या करते हैं, रॉकेट का हमारा शेप कुछ इस टाइप से रहता है, ऐसा. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये एयर हमारी, मतलब जो गैसेस जल रही हैं वो यहाँ से इजेक्ट आउट करती हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक, तो भाई ये था हमारा थर्ड लॉ. चलें, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मेरी अपनी जो एक एनालिसिस है उसके हिसाब से है कि फोर्सेस कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, सिस्टम कौन कौन से हैं, और फिर उन फोर्सेस को आप कैसे शो करोगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक, तो पहली चीज मैं आपको एक मैकेनिज्म समझा रहा हूं, हाउ यू कैन extract the information or how you can easily solve the problems of this chapter. तो पहली चीज जो आपको समझनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में वो ये कि सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि भाई सिस्टम क्या है, कौन कौन सिस्टम है. जैसे मान लीजिए मैं हाथ के ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ इस ऑरेंज कलर के चौक होल्डर को, और इसके ऊपर मैं रख देता हूँ इस ब्लू कलर के चौक होल्डर को, और फिर मैं अपना हाथ चलाता हूँ या मैं खुद चल के जाता हूँ, तो मैं पूछूं कि भाई इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, हैंड पे कौन मूव करेगा, लाइक दैट. ठीक, तो
तो पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि सिस्टम क्या है, कौन कौन से सिस्टम का पार्ट है। नंबर 2, फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं, कहां कहां पे फोर्सेस काम कर रहे हैं। मतलब अब जैसे फिर से इस एग्जांपल को लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको धीरे से बैलेंस कर दिया है, इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं चल पड़ूं या हाथ अपना आगे पीछे करूं तो ये गिरेगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि भाई डेफिनेटली कोई फोर्स काम कर रहा है। तो अगर वो फोर्स मैं फाइंड आउट कर सकूं, विजुअलाइज कर सकूं, तो मैं जो क्वेरीज रेज की जाएंगी इसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं। तो फोर्सेस, एंड जब ये दोनों बातें मुझे पता चल जाएंगी तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है? नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्री बॉडी डायग्राम इज। चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास में एक ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, जैसे मेरे सामने एक टेबल है, उस पे मान लीजिए मैं डस्टर रख देता हूं। तो क्या होगा भाई, डस्टर का या जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका वेट mg नीचे लगेगा। एंड थर्ड लॉ आपने पढ़ा। अब देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हुआ। अगर मुझे थर्ड लॉ नहीं पता हो तो मैं mg लगा के छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर mg नीचे लग रहा है तो यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन n या r है वो ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, फिर मैं इसको अगर चलाना शुरू करूं तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन काम कर रहा है तो किसको अपोज कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर देखा जाए तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस लॉज ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट इज। ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत है जहां तीनों लॉज हमने बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में स्टडी कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, I would like to stop over here in this particular video. Very soon I'll come back with a new video. Till then, take care of yourself. Thanks a lot for watching the video.